बिहार में आपराधिक घटनाओं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर नीतीश पर निशाना साधा, जिसके बाद नीतीश कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री नीरज बबलू ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कैबिनेट के मंत्री नीरज बबलू ने अपने ही सरकार से अपराधियों का एनकाउंटर करने की मांग कर दी है। नवादा की घटना पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह दुखद घटना है। इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है, आगे भी करेगी। नहीं, वो तो और भी बयान दिए हैं। जिस तरह से हम समझते हैं कि घटना घटी है, ये काफ़ी दुखद है, चिंताजनक है। और वो कह रहे हैं कि दबंगों ने वो दूसरे जाति का भी नाम लिए हैं, जो राज्य में कहीं न कहीं राज्य को बदनाम करने का कोशिश करते रहते हैं। तो पहले तो कोई जात नहीं होता अपराधियों का, लेकिन कुछ विशेष जात के लोग हैं जो अपराध करने पे विश्वास करते हैं, कहीं न कहीं अपराध पर ही भरोसा करते हैं और दबंगई उनके जेहन से जाता नहीं है। तो ये काफ़ी दुखद है। सरकार चली गई लेकिन ऐठन नहीं गई, तो ये सब भी कहीं न कहीं चलते रहता है। सरकार को बदनाम करने का साजिश भी चलते रहता है। ये काफ़ी दुखद घटना है। इस पे जांच हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो लोग इन्वॉल्व हैं, कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। नहीं, वो तो और भी बयान दिए हैं। जिस तरह से हम समझते हैं कि घटना घटी है, ये काफ़ी दुखद है, चिंताजनक है। और वो कह रहे हैं कि दबंगों ने वो दूसरे वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद का कहना है कि विपक्ष का काम ही है विरोध करना और हर विकास के काम का विपक्ष विरोध करता है। वन नेशन वन इलेक्शन देश की ज़रूरत है और जिस तरह से चुनाव में खर्च होता है वह कहीं ना कहीं इससे कम होंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि हम लोगों का एजेंडा है विकास करना और विकास के लिए इस तरह के निर्णय लेने ज़रूरी होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह के निर्णय लिए हैं, वह देश के विकास के लिए ज़रूरी है। नवादा में हुई घटना और उसे जातीय रंग देने की कोशिश पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अपराधी होते हैं, उन्हें जात में बांधना ठीक नहीं है और बिहार सरकार इस तरह के किसी भी घटना को निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में अच्छा है और देश हित में जो भी काम होगा ये विरोधी पार्टियां तो करेंगी ही विरोध, उनको तो तकलीफ होगा ही। उनको तो देश के पैसा को बर्बाद करना है, देश को विकसित भारत होने से रोकना है, तो ये तो विरोध करेंगे ही। विपक्षी का अपना एजेंडा थोप रही है सरकार पर बीजेपी। मैं मानता हूं कि मेरा एजेंडा है भारत का विकास करना, भारत को विकसित भारत बनाना। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का लक्ष्य है और उनका एजेंडा है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएं। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो उनकी मंशा समझने की जरूरत है। नवादा में जिस तरह से घटना घटी है, दलित मंच को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है विपक्षी दलों के द्वारा। आरजी जी ने कहा है कि यादव समुदाय के लोग जो है ऐसा किया है। देखिए, अपराधी होता है, किसी भी समाज का हो। अगर गलत किया है तो उसको जाति के आईना से हम लोग नहीं देख करके उसको अपराधी के आईना से देखें और उसको सजा मिले, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। बिहार सरकार इस तरह के मामलों में कितनी सक्षम है? लगातार घटनाएं घटती हैं, चाहे अपराध के मामले हो और अगर दलितों पर इस तरह के हमले जिस तरह से हो रहे हैं, क्या लगता है कि सही में बिहार सरकार इस तरह के मामलों में? बिहार सरकार एकदम सक्षम है और बिहार सरकार मजबूती से सुशासन की सरकार है और कोई भी अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, इतनी गारंटी। तेजस्वी यादव का कहना है कि हम लोग ओरिजिनल सदस्य बनाते हैं तो बीजेपी के लोग फ्रॉड सदस्य बनाते हैं, जिसमें उनके पास सदस्य वोट भी नहीं है। देखिए, अभी तो विपक्ष के लोग अब तो हर अच्छे काम का ही विरोध करते हैं, तो इनकी सोच को सलाम कि ये ऐसा बात करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए बहुत जरूरी है और यहाँ की जनता भी समझती है कि अगर ये हो जाता है तो देश का कितना बड़ा बजट, कितना बड़ा मेन पावर जो हर स्टेट में जाकर चुनाव कराते रहते हैं लोग, एक बार चुनाव हो जाएगा, कितना बड़ा मेन पावर बचेगा हमारा, कितना समय बचेगा और कितना पैसा बचेगा देश का। तो जिस दल को इस चीज से भी प्रॉब्लम है तो वैसे लोगों की मंशा को समझने की जरूरत है। सर, एक और सवाल है, कई विधायकों को कल चलान काटा गया, पार्टी कार्यालय पहुंचा के सदस्यता अभियान में सदस्यता बनने के लिए दौरान विधायकों का भी चलान काट दिया है। देखिए, जो नियम है वो सबके लिए बराबर है, चाहे देश का कोई भी आदमी हो। अगर हम भी गलत करेंगे, हम भी
रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो चलान करोगे। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के तो नाम चेंज, अब तेज प्रताप यादव का भी जो है नाम जुड़ गया है, इसे कैसे आप? आने वाले दिनों में पूरा का पूरा कुनबा जेल में होगा। आप सब लोग जानते हैं कि सारे लोग लिप्त हैं उसमें। बिहार के नवादा में जिस तरीके से दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया, उसको लेकर अब बिहार के अंदर सियासत गर्म हो गई है। अब इसको जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। दरअसल राजद के विधायक रणविजय साहू ने कहा कि मांझी जी जो जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की जनता सब समझ रही है। जितेंद्र राम मांझी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वह इस तरीके की बात कर रहे हैं या शोभा नहीं देता। आखिर जितेंद्र राम मांझी बिहार को किस ओर ले जाना चाहते हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को रोजगार दिया है और आप जाति की बात कर रहे हैं। मांझी साहब, हम पूछना चाहते हैं आपसे, बिहार को किस ओर ले जाना चाहते हैं? माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बिहार को विकास के लिए जो मुद्दा दिया, नौजवानों को रोजगार की बात की, और आप जाति की बात कर रहे हैं। जब से मांझी साहब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ अलायंस में गए हैं, पूरी तरह से उनकी भाषा बोल रहे हैं। उन्माद फैलाना, जातीय रंग देना, सांप्रदायिक दंगा कराना, नफरत कराना, यही काम है इन पार्टियों का। जनता इस बार देख रही है, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां अमन है, चैन है, लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को, महादलित परिवार के लोगों को आग लगाया जा रहा है, जिंदा जलाने की प्रयास किया जा रहा है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी संघर्ष में विश्वास करती है। मांझी साहब, हम पूछना, मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ आज संयुक्त छात्र संगठन की ओर से कुलपति प्रोफेसर बीएस झा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रशासनिक भवन में प्रवेश कर कुल सचिव कार्यालय के सामने नारेबाजी की। वहीं छात्र नेताओं ने कहा कि छात्र संगठन से जुड़े हमारे कोई भी साथी डरने वाले नहीं हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को बिना कोई शर्त का निलंबन वापस लेना होगा। वर्तमान कुलपति प्रोफेसर बीएस झा की तानाशाही के चरम पर है वो विश्वविद्यालय का विपक्ष होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष वहाँ के कुलपति होते हैं और तमाम पदाधिकारी होते हैं। और छात्र हित के सवालात पे हमेशा छात्र संगठन लड़ाई लड़ते रहा है। और हम लोग जिस छात्रा की न्याय को लेकर के विश्वविद्यालय में आवाज़ बुलंद कर रहे थे, विश्वविद्यालय में कुलपति ने हम लोग से वार्ता नहीं किया और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद वार्ता भी किया, तो उन्होंने साजिश रच के हम लोग पे पहले वार्ता किया और सभी छात्र से आधार कार्ड इसलिए मांगा गया कि आधार कार्ड पहचान के तौर पे विश्वविद्यालय वीसी कार्यालय में उनसे मिला जाएगा। और उसी आधार कार्ड पे एड्रेस देकर के उनके घर पे जो है सो कार्रवाई कर दी। उनकी निलंबन से उनकी पीएचडी से नामांकन रद्द कर दी गई, जो बेहद ही दुखद है। बिना कोई कार्रवाई, बिना कोई पूछताछ, बिना कोई जांच कमेटी सेटअप किए हुए, मतलब कहावत है, ना खाता ना बही, जो कुलपति कह दे वही सही, वही बात है। तो मैं इसी का पुरजोर विरोध कर रहा हूँ। चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो गई है। आज से हम लोग अर्थी जुलूस निकाले हैं और लगातार हम लोग गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर से गंगा नदी के आसपास रहने वाले और दियारा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नकटा दियारा में गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। पानी के विकराल रूप के कारण लोगों के समस्याएं जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन तिवारी ने। आप देखिए रहे हैं कि कैसन हमनी के स्थिति है, नहीं घर है नहीं दुआर है, तो हमनी के सब स्थिति खराबे न है। अभी तो ये एगो मुखिया हमनी के गांव में के बुझाइलन है यह बेरा, और कहियो तो हमनी के 2 महीना से यही गति है। 2 महीना 2.5 महीना हो गए। जानवर को क्या खिलाते होंगे? अब घर में के भूसा है वही खियाई थी, भूखलाहू रहल है तो अपन बांधले ही। सरकार की तरफ से कुछ नहीं। खाना पीना कैसे खाते हैं? कह रहे हैं कि जौन घर में के अनाज पानी है जौन खा रहे हैं, भूखलाहू हमनी के रह सकते हैं कि दिन तक कट के जियम तो कहियो खाएम सा ये फेर है यार। हमनी के कुछ नहीं के पर में आप देखिए रहे हैं कि कैसन हमनी के स्थिति है, नहीं घर है नहीं दुआर है, तो हमनी के सब स्थिति खराबे न है। अभी तो ये एगो मुखिया हमनी के गांव में के बुझाइलन है यह बेरा, और कहियो तो हमनी के 2 महीना से यही गति है। 2 महीना 2.5 महीना हो गए। जानवर को क्या खिलाते होंगे? अब घर में के भूसा है वही खियाई थी, भूखलाहू रहल है तो अपन बांधले ही। सरकार की तरफ से कोई बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने राजद के जो कार्यकर्ता हैं उनके
उनके चालान जो काटा गया था उसको लेकर अब अपनी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चालान नियम के तहत होगा। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद पर केस चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी मामले पर मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है, जांच में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं बिहार में आईपीएस के इस्तीफे पर कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, सरकार में कहीं किसी पर कोई दबाव नहीं है। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने बीते दिनों राजद के सदस्यता अभियान के दौरान पटना के ट्रैफिक एसपी के द्वारा राजद के कार्यकर्ताओं की गाड़ी के काटे गए चालान पर कहा कि चालान नियम के तहत हुआ होगा। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद पर केस चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी मामले में मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है, जांच में किसी की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं बिहार में आईपीएस के इस्तीफे पर कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, सरकार में कहीं किसी पर कोई दबाव नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर इस तरह का मामला होता है तो आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल से लेकर सब चीज़ की रिकॉर्डिंग हुई और रिकॉर्डिंग के द्वारा ही कोई कम कार्रवाई की जाती है। जब भी कोई कार्रवाई होती है आप देखते होंगे कहीं भी अगर कोई फाइन भी किया जाता है बाइक से लेकर किसी भी चीज़ पे, तो आप देखते होंगे उसकी रिकॉर्डिंग रहती है। चालान कटता है तेज़ चलाने पे तो उसकी रिकॉर्डिंग रहती है। आज के डेट में एक पैरामीटर लगा दिया गया कि आप रफ्तार अगर आपकी अधिक हुई तो उस पर चालान काट दिया जाता है। तो ये तो यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं। लेकिन आरजेडी ने ये कहा है कि अब वो भी वीडियो जारी करेगी जेडीयू के ऑफिस की, बीजेपी के ऑफिस की, वहाँ पर भी देखकर की गाड़ियाँ रखी हैं, कोई चालान नहीं काटा। नहीं, ये बोलने की बात नहीं, ये तो कर देना चाहिए था। अभी तक ये बोलना नहीं चाहिए था। अगर इस तरह का कोई वीडियो होता वहाँ पे तो कर देना चाहिए था। ये तो सामने जेडीयू के कार्यालय में आप बैठे हुए हैं, फिर आप बाहर जाके एक रिकॉर्डिंग करके आ जाइए, दिखा दीजिए कोई गाड़ी अगर बेतरतीब तरीके से लगी हुई हो तो मैं मानने के तैयार हो जाऊंगा अगर आप दिखा देंगे तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई वाकया हम लोगों के यहाँ होती है। तो बता दें एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है, गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है। शुक्रवार को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को मंजूरी वाली कॉपी भी जमा की है। इस मामले में 30 से ज्यादा आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने के लिए 15 दिन का और समय मांगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। तो हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। दीपक, जमीन के बदले नौकरी जो मामला चल रहा था उसको लेकर अब बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब गृह मंत्री की तरफ से भी जो है आदेश दे दिया गया है कि भाई आप उनके खिलाफ केस चलाएं। देखिए, बिल्कुल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने जो है शुक्रवार को सीबीआई को जो है पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो है केस चलाने की अनुमति दे दी है। और इस मामले के बाद जो है बिहार के अंदर जो है लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली के लिए जो परेशानी है वो बढ़ चुकी है। और ऐसे में सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जो मंजूरी थी वो हासिल करने के लिए 15 दिनों का समय भी मांगा है। ऐसे में तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर सीबीआई ने कहा कि हमें 15 दिन का समय चाहिए तमाम उन जांचों को लेकर, और जो अन्य आरोपी है उनके खिलाफ भी हमें जांच करने तमाम चीजों को लेकर हम काम करेंगे। इसी को लेकर जो है सीबीआई ने गृह मंत्रालय से समय भी मांगा है और ऐसे में जो है गृह मंत्रालय ने उनको अनुमति भी दे दी है। तो ये एक बड़ा और अहम खबर बिहार के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से लैंड फॉर स्कैम जॉब मामले को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, ऐसे में कल लालू यादव दिल्ली भी आए, उनके परिवार के लोग भी आए थे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ डराने और धमकाने की एक कोशिश और एक प्रक्रिया है जिसके लेकर लगातार काम किया जा रहा है और हम डरने वालों में से नहीं है। भाजपा जिस तरीके से रणनीति बना रही है इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आज गृह मंत्रालय की तरफ से जब ये मंजूरी मिली है तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो लालू प्रसाद यादव की फैमिली के लिए बढ़ गई है। जी, शुक्रवार को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को मंजूरी वाली कॉपी भी जमा की है। इस मामले में 30 से ज्यादा आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी शुक्रवार को सीबीआई से इन अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी लेने की प्रक्रिया को तेज करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई जो है 15 अक्टूबर को होने वाली है। ऐसे में यही कारण है कि सीबीआई ने समय भी मांगा है मनीष, क्योंकि देखिए राउत कोर्ट के अंदर जब आप कोई प्रक्रियाओं को करते हैं उसके बाद जो है कोर्ट के अंदर आपको उन तमाम चीजों को लेकर आपको जो मंजूरी है उसको लेकर जो आपको तमाम जांचें करनी होती है। इसीलिए जो सीबीआई ने 15 दिन का समय भी मांगा है और करीबन 30 से ज्यादा जो आरोपी जो है उनके खिलाफ जो है ये मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली है। और ऐसे में सीबीआई पर डिपेंड करती है कि वो कितनी तेजी से और कितनी जल्दी इस काम को पूरा करती है, जिसके बाद जो है जब 15 अक्टूबर को जब सुनवाई होगी तब तमाम चीजों पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं बिहार संपादक एसके राजू जी। एसके राजू जी, यहाँ पर बात की जाए लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, एक तरफ ईडी शिकंजा कस रहा है तो दूसरी तरफ सीबीआई जो है शिकंजा कस रही है। अब गृह मंत्रालय ने भी आदेश दे दिया है कि आप जो है केस को चलाएं और जल्द से जल्द जो चीजें हैं उसको सामने लेकर आए। नहीं, देखिए मनीष जी, दरअसल में लालू परिवार की मुश्किलें उस समय ही बढ़नी शुरू हो गई थी जब पूरे इस मामले को लेकर के केस की जो है वो फाइलिंग की गई थी। और आपको पता है कि 2009 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे यूपीए गवर्नमेंट में, उस समय विधिवत उन्होंने लगभग 13 लोगों को नियम कानून को ताक पर रख करके सरकारी नौकरी दी थी। और उसमें ऐसे लोग थे जो कि अर्हता को पूरी नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको नौकरी दी गई थी और उसके बदले में जमीन लिया गया था। और बाद में आपको ये पता है कि सीबीआई ने इस पूरे मामले को टैकल किया, फिर ईडी के को ये केस सौंपा गया और विधिवत जो साक्ष्य वो साक्ष्य भी जो है वो कहीं ना कहीं से सीबीआई और ईडी ने जुटा करके जो है वो दिखा दिया। और मुझे याद है कि तेजस्वी यादव के सामने में जो है वो बिठाया गया था जिन लोगों को नौकरी दी गई और उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसमें कई लोग गोपालगंज के हैं जो कि लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, वहाँ के कई लोगों को नौकरी दी गई। उन्होंने साफ ये कहा कि हमसे नौकरी के बदले में जो है वो ज़मीन लिखवाई गई है। और आपको ये भी पता होगा मनीष जी कि पटना में जो है 3 जगह पे मतलब बहुत बड़ा वो लैंड है। एक तो मुझे याद है कि आरपीएस के पास जो है वो लगभग 5 एकड़ का लैंड है जहाँ पर कि मॉल बन रहा था, उसको भी सीबीआई ने सीज कर लिया है। माँ मरिचिया देवी जो कि लालू प्रसाद यादव की माँ हुआ करती थी, उनके नाम पर कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। उसके बाद जो है वो लालू प्रसाद यादव जो हैं वो कई तरह के मतलब मामले जो है इसमें पूरे डे टू डे जो है वो उसमें उद्बोधन होता गया और उसके बाद जो है लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है वो उस समय से बढ़ती गई। अब देखिए इस पूरे मामले में जो ये लगातार कहा जाता रहा है कि भाई यूपीए गवर्नमेंट को जानबूझ करके लालू प्रसाद यादव को जानबूझ करके परेशान करने के लिए एनडीए गवर्नमेंट ने ये किया। तो आपको ये चीज बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये दर्ज हुआ था उसी समय जब यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी केंद्र में, 2014 के पहले का ये मामला है। और यही सिर्फ मामला नहीं है बल्कि लालू प्रसाद यादव पर जो चारा घोटाला का भी जो मामला था वो भी यूपीए गवर्नमेंट में ही हुआ था। और आपको पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले जब ललन सिंह साथ हुआ करते थे इंडी गवर्नमेंट में और उनकी सरकार थी बिहार में जेडीयू और आरजेडी की, तो ललन सिंह के द्वारा इस केस का उद्बोधन किया गया था। शिवानंद तिवारी जो आरजेडी में आज हैं, लालू प्रसाद यादव के अगल बगल बैठते हैं, उनके द्वारा इस केस का उद्बोधन किया गया था। सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि एनडीए पर जो ये आरोप लगता रहा है। तो देखिए ये पूरा जो मामला है इसमें लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें सिर्फ बढ़ती नहीं दिख रही हैं, बल्कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से एमएचए ने विधिवत केस चलाने की स्वीकृति दे दी है तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव के साथ जो एक जेड प्लस की सिक्योरिटी रहती है, मुझे लगता है कि उस सिक्योरिटी को भी अब वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके ऊपर एमएचए की तरफ से केस चलाने की स्वीकृति दे दी गई है और उसको फिर एमएचए ही सिक्योरिटी की सुविधा प्रदान करे, मुझे लगता है कि संभवतः ऐसा नहीं होगा। इसके बाद आप देखिए कि आज से 3 दिन पहले हम और आप संवाद कर रहे थे, मैं पटना से था और आप स्टूडियो से संवाद कर रहे थे, उसमें मैंने आपसे कहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सो मोटो कॉग्निजेंस यानी कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और यह कहा है कि नहीं भाई ये जो तेज प्रताप यादव जो हैं जब उन्होंने विधिवत इसका बेनिफिट लिया है तो फिर ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो कोर्ट के कहने के बाद पहली बार तेज प्रताप यादव का भी इसमें अब नाम शामिल किया गया। इसमें कोई राजनीतिक दल की तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो 13 मुख्य जो अभियुक्त थे उसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 9 लोग अभी ऑलरेडी जिंदा है। कुछ दिन पहले भोला यादव को भी बुलाया गया, लालू प्रसाद यादव के पीएस हुआ करते थे जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे, तो कई उस समय के जो रेलवे विभाग के जीएम थे मुझे याद है कि उनको भी तलब किया गया था, रेलवे विभाग के कई अधिकारियों को। तो लालू प्रसाद यादव की सिर्फ मुश्किलें नहीं बढ़ रही हैं बल्कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इन तीनों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती दिख रही है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से रॉज एवेन्यू कोर्ट ने जो एक्शन लिया है, 7 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है 7 अक्टूबर को, तो अब सबकी निगाहें लगी हुई है कि भाई 7 अक्टूबर को इस पर क्या सुनवाई होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार की राजनीति की आप बात करेंगे तो बिहार की राजनीति में इसको लेकर के पूरा बवेला मचा हुआ
रहा है। अब आरजेडी कह रही है कि भाई प्रतिशोध की भावना से जो है वो काम कर रही है मोदी गवर्नमेंट, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी जो है वो हमलावर है। तो आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। और एक चीज और महत्वपूर्ण बात है जो आपको बताना चाहूंगा कि लालू प्रसाद यादव अभी तक जो लगातार बचते आ रहे हैं, आपको ये पता होगा कि अभी भी लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से रिहा नहीं किया गया किसी भी मामले में, चाहे वो चारा घोटाला का मामला हो, चाहे वो ये मामला हो, रेलवे वाला मामला हो, उनको उनके खराब स्वास्थ्य के आधार पर जो है वो उनको बाहर रखा गया है। तो भाई आपका एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, दूसरी तरफ कल पटना में आप देखिए कि जो सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है उसमें एक कार्यकर्ता सम्मेलन को लालू प्रसाद यादव संबोधित कर रहे थे। इसके पहले आप देखिए लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी के लोकसभा चुनाव में जो है वो दो जगह जाकर के उन्होंने कैंप किया है। तो अब कोर्ट के सामने वकील, जो ईडी का जो वकील है, वो ये साक्ष्य रखेगा कि भाई जिस आप खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हैं तो आपको तो कोर्ट ने साफ कहा है कि आप पार्टी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पार्टी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्यों नहीं फिर से आपकी सजा को बढ़ाते हुए आपको हवालात या फिर आपको जेल के अंदर डाला जाए। जी मनीष जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एस के राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। ईडी, सीबीआई सभी जगह से शिकंजा कसा जा रहा है और लालू यादव नहीं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की भी मुश्किलें जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। झारखंड हाईकोर्ट में संथाल में घुसपैठ मामले में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीसी के माध्यम से पक्ष उन्होंने रखा। केंद्र की ओर से एसजीआई तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी। तुषार मेहता ने कहा कि पारा 36 में घुसपैठ को लेकर पूरी जानकारी दी गई है, इसमें कहीं कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। घुसपैठ को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन जरूरी है। कमेटी के गठन से ही घुसपैठियों की पहचान हो सकती है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि यह पॉलिटिकल इशू है, 2022 का पीआईएल अभी क्यों। वहीं कोर्ट ने कहा यह पॉलिटिकल फोरम नहीं है। प्रार्थी सैयद दानिश ने दाखिल की है याचिका। फिलहाल कमेटी के गठन पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। नीरज, झारखंड हाईकोर्ट में आज संथाल में घुसपैठ मामले में सुनवाई हुई है, सुनवाई में क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है? देखिए, आज बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। वहीं राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, जहां सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि जो एफिडेविट दाखिल किया गया है और जिसमें सवाल उठाया गया था, उन तमाम बातों का जिक्र जो है उस एफिडेविट में किया गया है। क्या कुछ जो है केंद्र सरकार ने आधार दिया है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, तमाम बातों का जो है जिक्र किया गया है। इसके बाद जो है राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस मुद्दे को पॉलिटिकल इश्यू के रूप में जो है यूज किया जा रहा है, 2022 का मामला है, अभी उठाया जा रहा है, इस तरह की बातें जो है सुनवाई के दौरान कही गई। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है। और इसके बाद जो है, क्योंकि इससे पहले जब बातें कही गई थी तो ये कहा जा रहा था कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसका गठन होना चाहिए और ये प्रस्ताव जो है रखा गया था केंद्र सरकार की ओर से, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने रखा था। इसके बाद राज्य सरकार ने कहा था कि इस पर विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा और ये कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि कौन से लोग रहेंगे इस कमेटी में, ये निर्णय ले और एक एफिडेविट फाइल किया जाए। आज संभवतः जो है एफिडेविट फाइल कर दिया गया है और इसको लेकर अब फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है कि क्या कुछ आगे करना है, और कह सकते हैं कमेटी को लेकर जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जल्दी मामले में निर्णय हो सकता है कि क्या कुछ जो है बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में कोर्ट करने वाली है और क्या आने वाले समय में क्या कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित होगी, और गठित होगी तो कौन कौन लोग शामिल होंगे। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से ये भी बात पूछी कि आखिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन क्यों ना किया जाए। इसको लेकर भी जो माफ कीजिएगा झारखंड हाई कोर्ट ने इसको लेकर भी कपिल सिब्बल से बात कही थी।
नहीं, देखिए ये बात कहा गया था पहले ही केंद्र सरकार की ओर से कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन होना चाहिए। हम जो है मामले में अपनी ओर से सहयोग देने के लिए तैयार है। जहां एक और राज्य सरकार से कहा जा रहा था कि यहाँ पर किसी प्रकार का घुसपैठ नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। और इसके बाद ये कहा था कि अगर इसमें राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार सहयोग करे और इनको लग रहा है कि कुछ गलती हुआ है और कोई इसमें तथ्य नहीं है, तब एक कमेटी का गठन होना चाहिए। तब जो है ये तमाम बातें जो है रखा गया था, जिसपे कोर्ट ने ये बातों का एफिडेविट के माध्यम से जो है जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। मनीष, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और फिलहाल जो है सुनवाई टाल दी गई है और एक कमेटी के गठन की बात की गई है और कमेटी के गठन को लेकर अगली सुनवाई में चीज़ें जो है स्पष्ट हो पाएगी। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। झारखंड हाईकोर्ट में संथाल में घुसपैठ मामले में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीसी के माध्यम से पक्ष उन्होंने रखा। केंद्र की ओर से एसजीआई तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी। तुषार मेहता ने कहा कि पारा 36 में घुसपैठ को लेकर पूरी जानकारी दी गई है, इसमें कहीं कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। घुसपैठ को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन जरूरी है। कमेटी के गठन से ही घुसपैठियों की पहचान हो सकती है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि यह पॉलिटिकल इशू है, 2022 का पीआईएल अभी क्यों? वहीं कोर्ट ने कहा यह पॉलिटिकल फोरम नहीं है। प्रार्थी सैयद दानिश ने दाखिल की है याचिका। फिलहाल कमेटी के गठन पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। नीरज, झारखंड हाईकोर्ट में आज संथाल में घुसपैठ मामले में सुनवाई हुई है, सुनवाई में क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है? देखिए, आज बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। वहीं राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, जहां सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि जो एफिडेविट दाखिल किया गया है और जिसमें सवाल उठाया गया था, उन तमाम बातों का जिक्र जो है उस एफिडेविट में किया गया है। क्या कुछ जो है केंद्र सरकार ने आधार दिया है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, तमाम बातों का जो है जिक्र किया गया है। इसके बाद जो है राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस मुद्दे को पॉलिटिकल इश्यू के रूप में जो है यूज किया जा रहा है, 2022 का मामला है, अभी उठाया जा रहा है, इस तरह की बातें जो है सुनवाई के दौरान कही गई। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है। और इसके बाद जो है, क्योंकि इससे पहले जब बातें कही गई थी तो ये कहा जा रहा था कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसका गठन होना चाहिए और ये प्रस्ताव जो है रखा गया था केंद्र सरकार की ओर से, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने रखा था। जिसके बाद राज्य सरकार ने कहा था कि इस पे विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा और ये कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि कौन से लोग रहेंगे इस कमेटी में, ये निर्णय ले और एक एफिडेविट फाइल किया जाए। आज संभवतः जो है एफिडेविट फाइल कर दिया गया है और इसको लेकर अब फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है कि क्या कुछ आगे करना है और कह सकते हैं कमेटी को लेकर जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जल्दी मामले में निर्णय हो सकता है कि क्या कुछ जो है बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में कोर्ट करने वाली है और क्या आने वाले समय में क्या कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित होगी और गठित होगी तो कौन कौन लोग शामिल होंगे। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से ये भी बात पूछी कि आखिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन क्यों ना किया जाए। इसको लेकर भी जो माफ कीजिएगा झारखंड हाई कोर्ट ने इसको लेकर भी कपिल सिब्बल से बात कही थी। नहीं, देखिए ये बात कहा गया था पहले ही केंद्र सरकार की ओर से कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन होना चाहिए। हम जो है मामले में अपनी ओर से सहयोग देने के लिए तैयार है। जहां एक और राज्य सरकार से कहा जा रहा था कि यहाँ पर किसी प्रकार का घुसपैठ नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है और इसके बाद ये कहा था कि अगर इसमें
राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार सहयोग करे और इनसे लग रहा है कि कुछ गलती हुआ है और कोई इसमें तथ्य नहीं है, तब एक कमेटी का गठन होना चाहिए। तब जो है ये तमाम बातें जो है रखा गया था, जिसपे कोर्ट ने ये बातों का एफिडेविट के माध्यम से जो है जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। मनीष, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और फिलहाल जो है सुनवाई टाल दी गई है और एक कमेटी के गठन की बात की गई है और कमेटी के गठन को लेकर अगली सुनवाई में चीज़ें जो है स्पष्ट हो पाएगी।